दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पीवाईक्यूज के इम्पोर्टेंस से आप जरूर परिचित होंगे। पीवाईक्यूज अगर डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं तो इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि पीवाईक्यू के अंतर्गत जो टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जो फैक्ट होते हैं ना, वो याद नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि आप उसका फिर से रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है इस चैनल पर। सबसे पहले तो आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्रयास शुरू किया गया है वो इसीलिए है कि आपका जो पीवाईक्यूज रिवीजन का क्रम है वो ना टूटे। प्रतिदिन हम इस वीडियो के माध्यम से, प्रतिदिन एक वीडियो आएगा और इसके माध्यम से हम यूपीपीएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के, जो कि रिसेंटली अभी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य वो सभी परीक्षाएं जिसमें जीएस पूछा गया है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर रखेंगे। यानी कि जो भी प्रश्न होंगे वो एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न बनते हैं, कौन सा टॉपिक आपका तैयार है, कौन सा टॉपिक आपका तैयार नहीं है। तो फिलहाल ये सेट 1 है और इस सेट 1 में हमने जो भी प्रश्न रखे सभी प्रश्न आपके पॉलिटी पर आधारित हैं। और प्रश्नों को देखकर आप गेस करिए, मैं आगे आपको बताता हूं कि ये जो प्रश्न हैं वो किस परीक्षा के प्रश्न हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा कथन है, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। तो फिलहाल तो कथन यहाँ पर जो दोनों दिया गया है दोनों ही गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की मर्जी यहाँ पर चलेगी नहीं, तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा है, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के हकदार नहीं है, तो होते हैं, यानी कि दूसरा भी कथन यहाँ पर गलत हुआ। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? न तो 1 ना ही 2। व्याख्या देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है और महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कानूनी मामलों में भारत सरकार का सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। एक प्रश्न होमवर्क है आपके लिए, बताइए कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? उनका नाम फटाफट कमेंट करिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आप समझ गए हैं, और महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेषाधिकार का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन थे दोनों गलत थे और व्याख्या हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम, या फिर असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो फिलहाल यही 4 हैं, ठीक है। इसको आप कैसे याद करेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। AMTM से आप इसे याद रखिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 6ठी अनुसूची, ठीक है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता ही है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में ये जो शब्द हैं रखे गए थे, इंसर्ट किए गए थे प्रस्तावना में। तो इनका क्रम आपको बताना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, ये तो गलत हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, मुझे लगता है ये सही है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज, पहला कथन है, पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं,
ये गलत है। देखो सही पूछ रहा है, सही कौन सा है, तो पहला तो गलत है। दूसरा है पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये गलत है, ये भी गलत है, 21 वर्ष है। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये सही है। तो केवल यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, गलत। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, गलत। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत। यानी कि केवल एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, 2, 3 और 4 गलत हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ऐसे प्रश्न बहुधा बनते हैं। तो अनुच्छेद 26 ये क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में, ये तो आपको पता होगा। अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 आपको पता ही है, यह ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद 98 है ये संसद के सचिवालय से संबंधित है, ठीक है, संसद का सचिवालय, यानी कि इसको मैच कराएंगे 2 से। और संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में दिया गया है। तो सही क्रम क्या होगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या बनेगा? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करते हैं, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में पहला कथन, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो देखो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। यहाँ पर देखिए, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सही है। और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। समय आपको बहुत कम यहाँ पर मतलब देना होगा, मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो रहा करेगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट होगा आपकी तैयारी में वो आपको स्पष्ट नज़र आएगा। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये बूंद वाला वीडियो है, इसे मिस मत करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।